नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दी अंकित राठी में। जैसा कि आपको पता ही है कि जनवरी 2024 में आपका CTET का एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो उसी को नज़र में रखते हुए हमने आपके लिए EVS की क्लासेस चलाई हुई हैं, जिसमें हमने थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सेट भी इंक्लूड किया है। थ्योरी के साथ हमने थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी साथ में इसमें इंक्लूड किए हैं। ऑलरेडी हम इसके 5 क्लासेस कर चुके हैं और बीच में भी पिछले 2-3 दिन से क्लासेस नहीं अपलोड हो पा रही हैं, क्योंकि घर पे आए हुए थे, थोड़ा सा फंक्शंस है घर पे, तो बिज़ी होने की वजह से नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज आपकी हमने थोड़ा सा समय निकाल के ये क्लास नंबर 6 अपलोड कर रहे हैं। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली हमारी सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। एक बात और बता देते हैं फ्रेंड्स कि हमारा चैनल अभी हमने स्टार्ट किया है, तो आगे आने वाले टाइम में टीचिंग एग्ज़ाम और उसके बाद में अन्य गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अभी हमारे चैनल पर कुछ भी चार्जेबल नहीं है। जो भी वीडियोस, जो भी क्लासेस EVS हो, ज्योग्राफी, मैथ या साइंस, सभी आपको फ्री यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का सेशन, और शुरू करने जा रहे हैं क्लास नंबर 6। चलिए देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो आज का आपका पहला टॉपिक है रेशम का कीड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, देख लेते हैं क्या दिया गया इसमें। अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी से पहचान लेता है। जो रेशम का कीड़ा होता है उसमें से एक अलग तरह की, एक अजीब तरह की स्मेल निकलती है, जिसकी वजह से ही वो अपने दूसरे जो मादा उसकी होती है, मादा कीड़ा होता है, उसको पहचान लेता है। ठीक है, काफ़ी दूर से भी ऐसी इनके अंदर क्षमता होती है। ठीक, तो इसमें हमने क्वेश्चन इंक्लूड किया है। ये इसका हम जो है इसकी थ्योरी क्वेश्चंस की हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लासेस में। देख लेते हैं क्वेश्चन ये आप इजीली बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया आज का, मधुमक्खियों के छत्ते में मधुमक्खियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि मधुमक्खियों के बारे में हमने आपको पढ़ाया था, केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है। ठीक है। दूसरा कथन दिया गया, श्रमिक यानी मक्खी काम करने वाली नर मक्खी होती है। छत्ते में कुछ ही नर मक्खियाँ होती हैं, छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी होती है। बताइए कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन गलत है। तो नंबर 4 बिल्कुल ठीक है, छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है। ठीक है, केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब बचते हैं 2, छत्ते में कुछ ही नर मक्खियाँ होती हैं। कुछ ही नर मक्खियाँ होती हैं, नर मक्खी बहुत कम होती हैं, ये भी पॉइंट बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 2, श्रमिक मक्खी यानी कि काम करने वाली जो मक्खी होती है, नर मक्खी होती हैं, ये पॉइंट बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था जो काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं वो अधिकतर मादा होती हैं। नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत कुछ काम नहीं करती, मतलब कुछ खास काम नहीं करती हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2 गलत दिया गया है। तो क्या पूछा है? गलत ही पूछा है इसमें, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप में से किसी को भी आंसर पता है तो आप भी साथ के साथ कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जब तक हम आपको समझाते हैं तब तक आप अपने कमेंट करते रहा करो। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है। एक क्वेश्चन और इंक्लूड किया है हमने, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके, अब आपको दिख रहा होगा ठीक से। जंतु कीड़े जो अपने समूह के अन्य सदस्यों को गंध से ढूंढते हैं। बताइए कौन कौन से जंतु हैं जो अपने सदस्य जो होते हैं उनके समूह के गंध से ढूंढते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में 3-3 आपको कीट के बारे में, इसमें जंतु के बारे में लिखा हुआ है, जंतु कीड़े के बारे में। पहले में दिया है बाज, पक्षी, चमगादड़ और चील। ये पाक्षी लिखा गया है, बाज पक्षी। रेशम का कीड़ा, चींटी और मक्खी। चींटी, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा, मधुमक्खी, चमगादड़ या कुत्ता। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। किसी को पता है तो कमेंट करते रहिए।
चील अपने साथी को गंध से पहचानती है, ऐसा तो हमने कहीं सुना नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। मक्खी पहचानती है, मक्खी का भी नहीं है। ठीक है, रेशम का कीड़ा पहचानता है, बिल्कुल पहचानता है। थोड़ा इरेज कर लेते हैं। रेशम का कीड़ा गंध से पहचान लेता है, अभी हमने पढ़ा था। मधुमक्खी भी सेम यही करती है, गंध से पहचान लेती है। और चींटी भी गंध पहचानती है, तभी तो एक चींटी के पीछे पूरी लाइन लग जाती है, आपने देखा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में भी आया होगा और आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपने एकदम से आंसर को पिक कर लिया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है। अब आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं ग्रीन हाउस गैस और क्या इनका रोल है, क्या इनका काम है, देख लेते हैं। गर्मी को रोकने में सक्षम। जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं ये क्या होती हैं, वायुमंडल की एक परत में एक वो बना लेती हैं, एक घेरा बना लेती है, जिससे क्या होता है, जो सूर्य का जो टेम्परेचर होता है वायुमंडल में तो आ जाता है अंदर, लेकिन वापस नहीं निकल पाता। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग आजकल बढ़ रही है ना, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही जो ग्लेशियर वगैरह पिघल रहे हैं और उससे जल स्तर बढ़ रहा है, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और जो भूतल पृथ्वी वाला जो हिस्सा है वो डूबता जा रहा है धीरे धीरे। तो कौन है इसके लिए जिम्मेवार, ग्लोबल वार्मिंग के लिए? ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, CO2। कौन कौन सी होती हैं? CO2 होती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ग्लोबल वार्मिंग के लिए इसके लिए यही है CO2। ठीक है, ये मेन है CO2। बाकी मीथेन होती है ग्रीन हाउस गैस, यानी कि CH4। जलवाष्प होती है, भाप जिसे बोलते हैं, वाटर वेपर। नाइट्रस ऑक्साइड, ये N2O है बच्चों, फ्रेंड्स, ये N2O है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, फ्लोरीकृत गैसें, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। हाँ, फ्लूओरीनीकृत गैसें और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि CFC। ये किससे निकलती है? AC से निकलती है, फ्रिज से निकलती है। ठीक है, ये सब ग्रीन हाउस गैसें हैं और इनमें जो CO2 है सबसे अधिक ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। और ध्यान रखेंगे जो ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि CFC, ये किसके लिए जिम्मेवार है? CFC। ये किसके लिए जिम्मेवार है? ये आपके जो ओजोन परत है, ओजोन परत हमारे वायुमंडल में जो है, हमारी जो वायुमंडल है उसकी एक सेकंड वाली परत है दूसरे नंबर की। पहली परत होती है आपकी क्षोभ मंडल और दूसरी समताप मंडल, उसमें पाई जाती है क्या? ओजोन परत। ठीक है, उसका जो धीरे धीरे नुकसान हो रहा है, ह्रास हो रहा है, ठीक है, उसके लिए CFC सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। आगे हम देखेंगे भी, आगे टॉपिक इंक्लूड किया हुआ है इसके अंदर। चलिए चलते हैं आगे, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओके, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें कौन कौन सी गैसें हैं और किस तरह से उनका प्रतिशत है, देख लेते हैं। नाइट्रोजन लगभग पाई जाती है हमारे वायुमंडल में 78%। ठीक है, ऑक्सीजन लगभग पाई जाती है 20.9%। ठीक है, तो मोटा मोटा 21 लिख देंगे, 21%। ठीक, ऑर्गन पाई जाती है 0.93%। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है 0.03%। ये हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं। बाकी और गैसें हैं बहुत ही अल्प मात्रा में पाई जाती हैं, उनके बारे में हमने नहीं लिखा है यहाँ। चलिए आगे चलते हैं। वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की जो संरचना किस तरह से होती है? हमारा वायुमंडल 5 परतों, लेयर्स में बटा है, जो पृथ्वी की सतह से शुरू होती है। बताया था ना आपको, ये 5 परतों में बटा हुआ है। पहली परत क्षोभ मंडल और दूसरी परत को बोलते हैं समताप मंडल। इसी तरह से आगे की परत में आगे बात करते हैं, देख लेते हैं किस तरह से दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हाँ, तो ये इसकी पहली परत दी गई है क्षोभ मंडल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, इसी परत को, पहली वाली परत को ही, क्षोभ मंडल को ही संवहन मंडल भी बोलते हैं। ठीक है, और भी कई सारे नाम हैं, तो सारे डिस्कस नहीं करेंगे। क्षोभ मंडल रखेंगे आप नाम याद, और इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर ज़रूर नाम याद रखेंगे, क्योंकि कई बार हिंदी के नाम 3-4 नाम होते हैं लेकिन इंग्लिश का नाम एक ही होता है। तो इंग्लिश वाला नाम आप ज़रूर याद रखेंगे, ट्रोपोस्फेयर। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है।
देख लेते हैं। इस तरह से होती है, यहाँ लगभग 12 होती है, 8 किलोमीटर होती है यहाँ तक, और यहाँ इस तरह से होती है, ये होती है यहाँ 18। ठीक है, तो एवरेज लगभग बता दिया है। 18 8 कितने होते हैं? 26। 26 का आधा, 8 + 18 कितने हो गए? 26। और 26 का आधा करेंगे 13 दूनी 26, 13 हो जाएगा ना। तो ये लिखा है 13 किलोमीटर। ठीक है, एवरेज लिख दिया है, 13 किलोमीटर होती है। इसी मंडल में मौजूद वायु में हम सांस लेते हैं। इसी जो वायुमंडल की ये वाली परत होती है, क्षोभ मंडल, इसी के अंदर जो वायु होती है उसी से हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन उसी में होता है। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, आंधी, तूफान इसी परत के अंदर होते हैं। परत लिखा है, परत। ठीक है, जैसे आपकी बारिश होगी वो इसी वाली परत में होगी, क्षोभ मंडल में। कोहरा पड़ेगा वो भी इसी में, आंधी तूफान भी इसी परत में आते हैं। इससे ऊपर वाली जो समताप मंडल होती है उसका टेम्परेचर समान रहता है। ठीक है, उसमें ये सब कोहरा, आंधी वगैरह नहीं चलते, इसीलिए उस वाली परत में, समताप मंडल में, यानी दूसरे नंबर वाली परत में हवाई जहाज उड़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे लिखा होगा, देखते हैं आगे। हाँ, ये आ जाती है आपकी समताप मंडल, इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर इंग्लिश में। ठीक है, क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। इस तरह से ये क्षोभ मंडल हो गई, ये समताप मंडल होगी। इस तरह से ऊपर एक परत होती है। ठीक है, इस परत में मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे, मौसम संबंधी घटनाएं इसमें नहीं होती हैं, समताप मंडल, इसीलिए इसका नाम है। यह परत हवाई जहाज के उड़ने के लिए आदर्श होती है। इसी परत में हवाई जहाज उड़ते हैं, अभी बताया था ना आपको। ठीक, ओजोन गैस की परत समताप मंडल में ही होती है। इस वाली परत में ही ओजोन लेयर होती है। ठीक है, ओजोन गैस की परत, उसका क्या काम है? जो सूर्य से जो किरणें आती हैं उनके अंदर, सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, उनके अंदर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो डायरेक्ट हमारी स्किन पे पड़ेंगे सूर्य के प्रकाश के साथ, तो हमें स्किन की बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। स्किन कैंसर हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है, तो उससे हमारी ये रक्षा करती हैं। तो ओजोन परत को हमारा सुरक्षा कवच भी कहते हैं। ठीक है, ओजोन जो परत होती है ये हानिकारक भी है हमारे लिए, और ये यूज़फुल भी है, लाभदायक भी है। ठीक है, और ये जो ओजोन परत है इसमें अंटार्कटिका जो आपका महाद्वीप है उसके ऊपर इसमें ओजोन परत में छिद्र देखा गया है। वो छिद्र का होने का क्या कारण है? जैसे CFC गैस जो है ये ओजोन परत के लिए बहुत हार्मफुल है। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि ये जो AC वगैरह, फ्रिज वगैरह हम चलाते हैं, इनका उपयोग कम करेंगे तो ओजोन परत को ह्रास कम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आ जाती है मध्य मंडल। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। टोटल 5 परत होती हैं, तो ये वाली बीच में होती है। उल्कापिंड यानी कि मेट्रोइड्स इसी परत में आने पर जल जाते हैं। ठीक है, इस परत में उल्कापिंड जल जाते हैं। और ध्यान रखेंगे ये सबसे ठंडी परत होती है, इसमें लिखा नहीं है हमने, ठंडी परत होती है ये सबसे। ठीक है, जैसे ही नीचे क्षोभ मंडल से ऊपर की तरफ चलते हैं तो टेम्परेचर गिरने लगता है, कम होने लगता है, और मध्य मंडल में आके बिल्कुल मध्य मंडल सबसे ठंडी होती है परत। इसके बाद मध्य मंडल से जब ऊपर चलेंगे तो टेम्परेचर फिर से बढ़ने लग जाता है। ठीक है, चलिए बाह्य मंडल, इसके बाद चौथी परत का नाम है बाह्य वायुमंडल, थर्मोस्फेयर, इंग्लिश में नाम याद रखेंगे, थर्मोस्फेयर। ठीक है, वरना इस वाली परत को आप ये देख सकते हैं, इस वाली परत को बाह्य वायुमंडल को आयन मंडल भी बोलते हैं। आयन मंडल, चौथी वाली परत को आयन मंडल भी बोलते हैं। ठीक, बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान तेजी से बढ़ता है। अभी बताया था ना कि मध्य मंडल के जैसे ऊपर चलते हैं फिर तापमान बढ़ने लगता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। इसमें लिखा है आयन मंडल इस परत का, कहीं कहीं लिखा होता है बाहर आयन मंडल भी लिखा होता है, चौथी परत का नाम, कहीं कहीं बाह्य वायुमंडल लिखा होता है। वैसे वास्तव में आयन मंडल इसका भाग होता है, बाह्य वायुमंडल का, इसके अंदर आती है, लेकिन ये भी कहीं कहीं आयन मंडल भी लिखा होगा चौथी परत के रूप में, तो आप इसको ठीक मान लेंगे। ठीक है, इसका एक भाग होता है रेडियो संचार, रेडियो कम्युनिकेशन। जो हमारे सैटेलाइट होते हैं वो सब इसी परत में होते हैं, इसी परत में उनको स्थापित किया जाता है, चौथे नंबर वाली परत में।
बाह्य वायुमंडल कह दो या फिर आयन मंडल कह दो। आयन मंडल वाली परत में सारे रेडियो संचार जो हैं सैटेलाइट, इसी परत में इनको स्थापित किया जाता है। ठीक है, अब एक लास्ट वाली परत है बहिर्मंडल, उसे भी देख लेते हैं। बहिर्मंडल यानी कि एग्जोस्फेयर, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल है। ठीक है, यह वायु की पतली परत होती है, यह वायु की जो है पतली परत होती है। और पांचवी जो परत होती है, इसके बाद जो वायु किस अवस्था में पाई जाती है, इसके बाद इसके ऊपर वायु विरल अवस्था में पाई जाती है, यानी कि दूर दूर पाई जाती है। ठीक है, चलिए अब शायद क्वेश्चन हमने लिए हैं, इसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं। वायुमंडल के क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इस परत में उल्कापिंड जल जाते हैं। यानी कि ये पूछना चाह रहा है किस परत में उल्कापिंड जलते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बाह्य वायुमंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल या फिर बहिर्मंडल। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए बच्चों, अपना राइट आंसर फ्रेंड्स कमेंट करते रहिए साथ के साथ। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, किसी को पता है तो कमेंट कीजिए। हमने बताया था आपको उल्कापिंड जो होते हैं कौन सी वाली परत में नष्ट होते हैं। कमेंट कीजिए फटाफट, आप कमेंट बहुत कम करते हैं, बताइए। कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्यमंडल, यानी कि सेकंड क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2 मध्यमंडल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। मध्यमंडल में उल्कापिंड जल जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। हीलियम और हाइड्रोजन हल्की हल्की गैसें आपको पता ही है फ्रेंड्स, इसी वाली परत से यहाँ से लास्ट से ये तैरती रहती हैं वायुमंडल में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं आपका सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण। आपने पढ़ा होगा इनके बारे में ज्योग्राफी में भी, ईवीएस में भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए हमने टॉपिक इंक्लूड कर लिया यहाँ भी। चलिए देख लेते हैं क्या होता है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण आपको साधारण भाषा में बता देते हैं, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, तो क्या होता है जब चंद्रमा बीच में आ जाएगा तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी के ऊपर पड़ती है। ठीक है, पृथ्वी के ऊपर पड़ती है, और जब पृथ्वी के ऊपर पड़ेगी तो क्या होगा, इस घटना को कहेंगे सूर्य ग्रहण। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या लिखा है इन्होंने। सूर्य ग्रहण, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को युति कहते हैं। ठीक है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को बोलते हैं युति, यानी कंजंक्शन। ठीक है, इस स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। चंद्रमा की जो छाया होती है, चंद्रमा की जो परछाई होती है पृथ्वी पर पड़ेगी, जिससे क्या होगा, सूर्य ग्रहण होगा। मतलब चंद्रमा की जब छाया पृथ्वी के ऊपर पड़ेगी तो जिस हिस्से पे छाया पड़ेगी उस हिस्से पे अंधेरा रहेगा, अंधेरा अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, तो इस घटना को सूर्य ग्रहण बोलते हैं, और इसी वाली घटना को, सूर्य ग्रहण की घटना को ही युति बोलते हैं। ठीक है, यह अमावस्या को होती है। हमेशा याद रखेंगे, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं, चंद्र ग्रहण देख लेते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, इस बार क्या होगा, पहले सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता था, अब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। इस स्थिति को व्युति बोलते हैं। उसको युति बोलते थे, इसको व्युति बोलते थे, व्युति बोलते हैं। ठीक है, चंद्र ग्रहण को। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया, अब क्या होगा, अब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ेगी, जिससे चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, इससे चंद्र ग्रहण हो जाएगा। यह पूर्णिमा को होती है। अभी बताया था ना, चंद्र ग्रहण की घटना हमेशा पूर्णिमा को होती है। ठीक, बताइए कुछ पूछना है तो। चलिए आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है।
आगे दिया गया हीमोग्लोबिन के बारे में। आपको बता देते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। यह एक तरह का प्रोटीन होता है, ठीक है, जो रक्त में पाया जाता है, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स में पाए जाने वाला प्रोटीन है। डेसीलीटर में मापा जाता है। डेसीलीटर इसके मापने की यूनिट है। जैसे कि हम दूध, जल, पानी को नापते हैं लीटर में, इसी तरह से ये डेसीलीटर में नापा जाता है। आगे देख लेते हैं क्या दिया है इसके बारे में। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, नीचे कक्षा 5 के 4 बच्चों के खून की जांच रिपोर्ट में उनके हीमोग्लोबिन स्तर के बारे में बताया गया है। इनमें से किन बच्चों में रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया है? अमन और मारिया, राधिका और सुरजीत, अमन, राधिका और सुरजीत, अमन, राधिका और मारिया। लेकिन समस्या ये है कि रिपोर्ट तो उसमें बताई नहीं गई है ना, रिपोर्ट इसकी बताई नहीं गई है इसमें। यहाँ लगता है इसका ये मिसप्रिंट हो गया है, क्योंकि रिपोर्ट बताएगा तो कितना होगा, है ना, रिपोर्ट इसकी बताएगा तभी तो हम आंसर कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को बच्चों हम बाद में इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है, या फिर लिख दें। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि आंसर हम तभी कर पाएंगे जब इसमें हम खून की जो रिपोर्ट है उसमें उनका हीमोग्लोबिन का स्तर बताएंगे। और स्तर इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर शायद बाई मिस्टेक छूट गया है, ठीक है। चलिए तब तक आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रोलियम समझते हैं ना, पेट्रोलियम का मतलब है पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ठीक है, तारकोल, ग्रीस, ये सब चीज़ें पेट्रोलियम के अंदर आती हैं। देख लेते हैं क्या दिया है इसके बारे में। बनने की गति बहुत धीमी, पेट्रोलियम जो बहुत ही धीमी गति से बनता है, तो लाखों वर्ष इसके बनने में लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आज हमने शुरू किया बनाना, हफ्ते 10 दिन 1 साल में बन गया, नहीं, लाखों वर्ष लग जाते हैं। गहरे रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, बहुत ही डार्क कलर का होता है और तरल होता है, ठीक है। मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, कोल तार, गिरीश और मोम, बताया था ना हमने, ये सभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं। पेट्रोलियम से ये सब अलग अलग करके निकाले जाते हैं। भारत के तेल क्षेत्र वाले राज्य यानी कि असम, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहाँ? मुंबई हाई। मुंबई हाई एक जगह है, देखो ये जैसे भारत का मैप है तो ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र के अंदर मुंबई, और यहाँ पड़ता है मुंबई हाई, यानी मुंबई से 60 किलोमीटर दूर समुद्र की ओर मुंबई हाई जगह पड़ती है, वहाँ से तेल निकाला जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन दिया है, देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से 3 पेट्रोलियम उत्पादों के समूह को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया गया है कि 3 पेट्रोलियम जो उत्पाद हैं वो कौन कौन से हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मोम, कोलतार, ग्रीस। ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है पेंट, प्लास्टिक, रेयन। एलपीजी, कोलतार, एथेनॉल, 3 में दिया गया है। 4 में केरोसिन, डीजल, मीथेन। अब बताइए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, जिसको पता है फटाफट कमेंट करते रहिए क्या होगा इसका राइट आंसर। तब तक हम भी देख लेते हैं। आप बताइए क्या प्लास्टिक और रेयन ये होते हैं पेट्रोलियम उत्पाद? तो ये वाला ऑप्शन तो कट जाएगा, ठीक है। क्या एथेनॉल पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है? नहीं, ये भी कट जाएगा। क्या मैथेन होता है? मैथेन भी नहीं होता। लेकिन ग्रीस होता है, हमने आपको बताया था। कोल तार भी होता है, मोम भी होता है, ठीक है ना। ये तीनों पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 1, मोम, कोल तार और ग्रीस, ये तीनों पेट्रोलियम उत्पाद हैं, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। आपका आगे टॉपिक दिया गया है इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र। ये क्या होता है? सजीव और निर्जीव घटक मिलकर इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं। यानी कि इकोसिस्टम के घटक कौन कौन होते हैं? सजीव घटक और निर्जीव घटक, लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ठीक है। आगे चलते हैं। सजीव घटक क्या होते हैं देख लेंगे। सजीव घटक
पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, सूक्ष्म जीव, ये क्या होते हैं? सजीव घटक होते हैं। उत्पादक, उत्पादक कौन होते हैं? जैसे हरे पेड़ पौधे। ध्यान रखेंगे बच्चों, कभी कभी इंग्लिश में पूछ लेता है, क्योंकि 2021 में यूपी टेट में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था और मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया था। उसमें ऑटोट्रॉफ्स, एलोट्रॉफ्स करके लिखा हुआ था, तो इंग्लिश वाला वर्ड भी ज़रूर याद कर लें। उत्पादक यानी कि ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे, क्योंकि हरे पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं ना, तो इसलिए इनको उत्पादक बोलते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉफ्स। उपभोक्ता, कंज्यूमर्स या परपोषी, ठीक, ये सब सजीव घटक के अंदर आते हैं। प्रथम चरण उपभोक्ता कौन कौन से होते हैं? गाय, भैंस, बकरी और हिरण, जो घास वगैरह को खाते हैं, ठीक है। द्वितीय चरण उपभोक्ता जो इनको खा जाते हैं, गाय, भैंस, बकरी, हिरण को खाते हैं। शेर, चीता, भेड़िया, इनको द्वितीय चरण उपभोक्ता बोलते हैं, ठीक है। ये एक फूड चेन होती है जो चलती रहती है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद तृतीय चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण उपभोक्ता या अपमार्जक, डिटर्जेंट, ये कौन कौन होते हैं? गिद्ध, बाज, चील, सांप, ठीक है। इनको अपमार्जक, तृतीय चरण उपभोक्ता बोलते हैं या अपमार्जक बोलते हैं। ये क्या करते हैं? जो मरे हुए जीव जंतु हैं उनको खा जाते हैं ये, ठीक है। जैसे गाय, भैंस, शेर, चीता, इनको मर जाते हैं जब इनको खा लेते हैं गिद्ध, बाज, चील। अब आता है अपघटक, इसी के अंदर डिकम्पोजर या फिर मृतपोषी। ये मृत जीवधारियों एवं सड़ी गली वस्तुओं को खाते हैं, जैसे बैक्टीरिया, कवक, ठीक है। जो मरी हुई चीज़ें होती हैं, मरे हुए जीव होते हैं, उनके अंदर आपने देखा होगा बैक्टीरिया उनके अंदर ग्रो कर जाते हैं, कवक, फंगस लग जाती है उनके अंदर। तो ये क्या करते हैं? जो मरे हुए जीव जंतु हैं, मृतपोषी, उनको खाते हैं ये, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया। ये अपघटक होते हैं, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे तो डिकम्पोजर होते हैं। ये सभी क्या हैं? सजीव घटक के उदाहरण हैं। अब देख लेते हैं निर्जीव घटक दिया गया आगे, यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। स्थलमंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल। निर्जीव घटक स्थलमंडल में भी हो सकता है, जलमंडल में भी हो सकता है, वायुमंडल में भी हो सकता है, जैसे कि चट्टान, मिट्टी, पानी, जलवायु, ये सब क्या हैं? निर्जीव घटक हैं। उपभोक्ता, कंज्यूमर या परपोषी। उपभोक्ता या परपोषी बोलते हैं जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, खाता है, अपना खाना खुद नहीं बनाता, केवल खाता है। प्रथम चरण उपभोक्ता गाय, भैंस, बकरी, हिरण, ठीक है। द्वितीय चरण उपभोक्ता इसमें भी सेम वही है, शेर, चीता, भेड़िया। हेलो, हाँ तो हम थे, आ रहा हूँ, एक सेकंड चेक करते हैं। लगता है थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया है फ्रेंड्स, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया है। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं हम। किसी पारितंत्र में निहित होते हैं, 4 ऑप्शन इसके दिए गए हैं। एक क्षेत्र में के केवल जीवित प्राणी, एक क्षेत्र के केवल भौतिक कारक, एक क्षेत्र के जीवित प्राणी एवं भौतिक कारक दोनों, एक क्षेत्र के अपघटक और भौतिक कारक। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कमेंट कीजिए फटाफट, कमेंट करते रहिए फ्रेंड्स, अपना राइट आंसर फटाफट कमेंट कर दीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? पारितंत्र में क्या क्या निहित होते हैं बताइए, किसी को पता है तो बताइए फटाफट। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एक क्षेत्र के जीवित प्राणी एवं भौतिक कारक दोनों, ठीक है। दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा एक क्षेत्र के जीवित प्राणी एवं भौतिक कारक दोनों, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं।
नृत्य। फ्रेंड्स, हम ये वाला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, और इसके 2 पार्ट में अपलोड कर देंगे हम इसको, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और जिन्होंने अब अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ये नृत्य वाला टॉपिक हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा कुछ काम मुझे आ गया है जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।